स्टार्टअप फाइनेंशियल फॉर डमीज। सो ये आज का जो टॉपिक है ये है इन सीरीज में 11th नंबर पर। तो इंशाल्लाह आज अपने एक्सपर्ट ट्रेनर रिस्पेक्टेड हसन साहब से हम इसी टॉपिक पे एक ब्रीफली मुफस्सल गुफ्तगू सुनेंगे और आप सब लोगों से ये उम्मीद है कि आप भी इस सेशन के अंदर एक्टिव रहिएगा। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, आप लोगों के कमेंट्स होंगे, तो चैट के अंदर आप अपना कमेंट्स ड्यूरिंग द सेशन ऐड कर सकते हैं। End of the session, we will take the questions and we will address your queries if you put it in a chat box. So we are starting the today's session with the recitation of Holy Quran. Let me start it. الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام। तर्जुमा। वो जो नहायत मेहरबान है, तालीम फरमाई उसी ने कुरान की, फिर पैदा किया उसी ने इंसान को, सिखाया उसी ने बोलना उसको। सूरज और चांद पाबंद है एक हिसाब के, और झाड़ियाँ और दरख्त उसी को ही सिजदा कर रहे हैं। और आसमान को बुलंद किया उसी ने और कायम कर दिया मीज़ान आदल, ताकि न तजावज़ करो हद से निज़ाम मीज़ान में, और कायम करो सही तोल इंसाफ के साथ, और मत कम करो तोलते वक़्त। और ज़मीन बिछाई उसी ने खलकत के लिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। All right, sir. The session is over to you, थैंक respected यू Hassan Saab. थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। एक तो इजहारुल्लाह, आप ये नोट कर लीजिए, अमीन की तरफ से एक अच्छी सजेशन है डिज़ाइन थिंकिंग के हवाले से सेशन करने की। तो अभी तक जो हमने सेशंस किए हैं वो उन लोगों के लिए किए हैं जो इस स्टार्टअप का सोच चुके हैं और अपने आप को तैयार करना चाहते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। लेकिन एक उससे पहले का भी प्रोसेस है कि आखिर अपनी स्टार्टअप कौन सी है जिस पे मुझे काम करना चाहिए, और किस तरीके से मुझे ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं इस आइडिया पे काम करूं या उस आइडिया पे काम करूं, या आइडिया कहाँ से आएंगे। तो इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं। आप सब लोगों को उसके बारे में भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर पाएंगे। ये हमारी जो जनरेटिव एआई वाला ग्रुप है उसके लिए हम ये प्रोग्राम प्लान कर रहे थे, लेकिन आप लोगों को भी हम उसके अंदर इनवाइट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे बारे में, तो मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ टाइम नहीं आप लोगों का ज़ाय करूँगा। तो मैं फ़ाउंडर हूँ एस्पायर पाकिस्तान का, आइडियाजिस्ट का फ़ाउंडर हूँ। ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर मैंने एक लीडिंग रोल प्ले किया इनिशियली इसको स्टार्ट करने में, और उम्मीद ये है कि आगे और लोग इसको लेके चलेंगे। अम, लेकिन इसकी सपोर्ट के लिए मैं हर वक्त मौजूद हूँ जिस वक्त ज़रूरत हो। और हमारी कोशिश इस प्रोग्राम से ये है कि हम जो हमारी यंगर जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनको हम गाइड करें कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचें, अपनी स्टार्टअप्स के ऊपर काम करें, और उसके लिए जो उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए
वो इस प्रोग्राम के ज़रिए उनको मिले, ताकि जब वो स्टार्टअप के गेम में शामिल हों या अगर शुरू में अभी स्टार्ट किया है तो उनको वो नॉलेज मिल जाए जिसकी मदद से उनको आगे बढ़ने में आसानी हो। तो ये बुनियादी तौर पर इसका पर्पज़ है, और इसके अंदर कोशिश हम यही करते हैं कि प्रैक्टिकली चीज़ों को डिस्कस करें जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जाहिर है कि प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ साथ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जो आप जिसको कहें थ्योरी की साइड पे वो भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप जो है वो ट्रायल एंड एरर के ऊपर काम करेंगे, और ट्रायल एंड एरर के अंदर इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। तो यकीनी तौर पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो ही तो आप प्रैक्टिकल कर सकें, लेकिन अगर थ्योरेटिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होगी तो आपको प्रैक्टिकल के अंदर ट्रायल एंड एरर में आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं इस वजह से समझा रहा हूँ कि बहुत दफ़ा लोग प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के बीच में किसी एक साइड पे बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी बस थ्योरी ही पढ़ाई जाएगी, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी छोड़ो सारी थ्योरी को, मुझे प्रैक्टिकल पढ़ाओ। सो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि दरमियानी रास्ता बेहतरीन रास्ता है। तो थोड़ी थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल दोनों मिला के देन यू विल बी अ बेटर यू विल हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ओके, सो विद दैट आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, और आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ कवर कर रहा हूँ, मेरा उसके बारे में एक सजेशन है इज़हारुल्लाह, कि इस टॉपिक का नाम चेंज करके स्टार्टअप फाइनेंसेस फॉर डमीज़ के बजाय स्टार्टअप फाइनेंसेस बाय डमीज़ करें। कि एक्चुअली मैं भी बहुत ही डम था फाइनेंसेस के अंदर, मुझे बिल्कुल अलिफ बे भी नहीं पता थी, और मुझे स्टार्टअप ने सब कुछ सिखाया। तो मेरे ख्याल में ये मतलब इन्हीं ऑफ कोर्स जो भी स्टार्टअप रन कर रहा है वो डमी नहीं है, बट देन व्हेन वी आर न्यू टू समथिंग, वो उसमें हमें यकीनी तौर पर एक प्रॉब्लम होती है कि हम उसको कैसे टैकल करें। तो आज जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप लोगों को अपने स्टार्टअप के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो आपकी समझ में बेसिक चीज़ें आ जाएं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपने फैसले लेने के काबिल हों। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक स्टार्टअप के हवाले से ये तमाम चीज़ें क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि आप अपनी ही कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को समझ सकें। मेरी कोशिश होगी कि मैं एग्जांपल्स दूं, और अगर किसी वजह से चीज़ कोई समझ में ना आए तो हम प्रोग्राम के एंड के अंदर, मेरी आदत है क्वेश्चन एंड आंसर जब तक चलते रहेंगे जब तक कि मैं बैठा रहूँगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने क्वेश्चंस लिखें और मैं सब सवालों के इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और सवाल ज़रूरी नहीं है कि इस टॉपिक के हवाले से ही हो, कोई भी आपके सवाल हैं तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। ठीक है, तो आप बिला झिझक जो है अपने सवाल रेडी रखें और आप उनको पूछें। जाहिर सी बात है, एक स्टार्टअप जब कोई लेके चलता है तो बुनियादी तौर पर उसका मकसद एक ही होता है, और वो ये कि उसको एज अ बिजनेस इस्टेब्लिश करे। अगर वो सोशल एंटरप्राइज है तो भी उसका मकसद ये होता है कि उसको फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाया जाए। तो चाहे आप अल्लाह वास्ते काम कर रहे हो या चाहे आप रिस्क हलाल कमाने के लिए काम कर रहे हो, वो भी अल्लाह वास्ते ही है। अल्लाह ताला ने उसमें भी आपके लिए क्या कहते हैं अजर रखा है। तो दोनों सूरतों के अंदर फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी स्टार्टअप साउंड फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर चलाएं। नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपके शेयर होल्डर्स को नुकसान हो सकता है, उन लोगों को नुकसान हो सकता है जो आप पर बिलीव कर रहे हैं और आपकी वजह से अपना टाइम या अपने पैसे या अपनी रिसोर्सेज लगा रहे हैं। किसी का माइक्रोफोन ओपन है, प्लीज़ उसको म्यूट कर दें। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो उसके लिए माजरत। अच्छा, बुनियादी तौर पर फाइनेंस की बेसिक बिल्कुल सिंपल है। इजहारुल्लाह देखें ये किसका माइक्रोफोन ओपन है जी। फाइनेंसिस की कोई बेसिक में कोई खतर ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, जितने आए जितने गए उसके बाद जो बच गए या वो नुकसान है, और अगर नहीं बचे तो नुकसान है, और बच गए तो फ़ायदा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट बेसिक है जो हर एक को आती है। मेरे पास 100 रुपये मैंने किसी काम में लगाया, अब 120 है, 20 रुपए का फ़ायदा हो गया। तो लिहाजा
ये बुनियाद हर एक को पता होती है। पैसे आए, पैसे गए, जो बच गए वो प्रॉफिट है। तो अगर जितने पैसे आपने लगाए थे उससे ज़्यादा आपके पास हैं तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, और जितने पैसे आपने लगाए थे उससे कम आपके पास बचे तो आपको नुकसान हुआ। सवाल ये पैदा होता है कितने अरसे में, कितने टाइम के अंदर कितने पैसे बचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। आज का मकसद बेसिक्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर जब पैसे का आना जाना जब हम देखते हैं तो उसके तीन, जिसको आप कहें कि फ्लोज हैं, तीन अम, तरीकों से पैसे या फाइनेंसेस, पैसे नहीं बल्कि फाइनेंसेस फ्लो करते हैं। तीन तरीकों से। एक तरीका है जिसको कैपिटल फ्लो कहते हैं। कैपिटल फ्लो का क्या मतलब है? मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मैंने एक साइकिल खरीद ली, तो मेरे पास कैश था, वो एक साइकिल में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। या मेरे पास 1,00,000 रुपए थे, मैंने एक प्लॉट खरीद लिया 1,00,000 रुपए का, तो वो 1,00,000 रुपए कहीं डूब तो नहीं गए, वो तो उस प्लॉट में लगे हुए। कल को वो प्लॉट बिकेगा तो मेरे 1,00,000 रुपए और प्लस प्रॉफिट आ जाएगा मेरे पास। सो दैट इज कैपिटल फ्लो। आप पैसे लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उस मुख्तलिफ चीज़ों में, उसको कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सो दैट इज कैपिटल फ्लो। दूसरा है ऑपरेशंस फ्लो। आप पैसे बनाने के लिए ऑपरेशंस कर रहे हैं, आप खुद अपनी मेहनत कर रहे हैं। कैपिटल फ्लो में ज़रूरी नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपने प्लॉट खरीद के रख दिया, आपकी मेहनत कोई नहीं है। 1,00,000 रुपए का प्लॉट लिया, 2 साल में 3 साल में वो 2,00,000 रुपए का 3,00,000 रुपए का हो गया, आपने भेज दिया, आपने मेहनत कोई नहीं की। तो नॉन प्रोडक्टिव प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोई काम कर रहे हो, कुछ चीज़ बेच रहे हो, लोग आपसे खरीद रहे हो, और वो जो खरीदने और बेचने का प्रोसेस है, उस सारे ऑपरेशंस में जो पैसे आ रहे हैं इनकम के तौर पे, यानी जो आप पैसे अपने कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, और जो जा रहे हैं यानी जो आपका काम, टाइम, पैसे, चीज़ें लग रहे हैं उनको डिलीवर करने में, जो भी कुछ आपने डिलीवर करना है, तो उनको ऑपरेशंस कहते हैं। उसका भी एक फ्लो है। उसमें आप सेल्स है, आपकी खर्चे आपके अपने हैं, और जो सेल्स है उसकी जो पैसे हैं उसमें से खर्चे निकाल के क्या आपको पैसे बच रहे हैं। अगर बच रहे हैं तो आप प्रॉफिट में, और अगर आपको नहीं बच रहे हैं तो आप लॉस में। और तीसरा पार्ट जो फ्लो का होता है वो कैश का होता है, कि कितने पैसे आपके पास हैं कैश में, कहाँ गए वो, और वापस कैसे आएंगे, आए तो कब आए, और आप किस तरीके से अपने कैश को मेंटेन रख सकते हैं ताकि आपका ऑपरेशंस और आपके कैपिटल की जो नीड्स हैं वो फुलफिल होती रहें। यानी आप ऐसा नहीं हो कि ऐसा वक्त आ जाए कि आपकी जेब में पैसे ही नहीं है, बिजनेस तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अब पैसे ही नहीं है, उसको कैसे चलाएंगे। ठीक है, तो ये कैश फ्लो है। अच्छा, ऑपरेशंस और कैश फ्लो में फ़र्क होता है, और कैपिटल फ्लो में और कैश फ्लो में भी फ़र्क होता है। हालांकि जाहिर है ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं। तो कैश फ्लो की खास बात यह है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपने सामान बेचा लेकिन अभी आपको पैसे मिले नहीं हैं, तो टेक्निकली तो आपने पैसे कमा लिए लेकिन अभी पैसे बैंक में नहीं आए। ठीक है, इसी तरीके से आपने मिसाल के तौर पे आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप गारमेंट्स बना रहे हैं, और आपने अपने पैसों से रॉ मटेरियल खरीदा, कपड़ा खरीदा, धागा खरीदा, और लोगों ने वो गारमेंट्स बनाए। और वो गारमेंट जब आप बना रहे थे तो आपने कपड़ा जिससे लेना था उससे आपने कहा यार 60 डेज के अंदर मैं पेमेंट करूंगा, और कपड़ा आपने उठा लिया। तो आपने कैश नहीं दिया, सामान उठा लिया, और आपके दिल में ये है कि यार 30 डेज में इसी कपड़े को बना के इसको निकाल दूं मैं, तो 60 डेज में जब मेरे पास ड्यू होंगे तो मेरे इन्हीं पैसों से, इन्हीं से पैसे मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके कैश नहीं गया, आपने अपना ऑपरेशंस आगे बढ़ा लिया सिर्फ अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे, या आपके ट्रस्ट की बुनियाद पे, आपकी रेपुटेशन की बुनियाद पे। ठीक है, तो ऑपरेशंस के प्रॉफिट एंड लॉस कभी ज़रूरी नहीं है कि वो कैश में भी ट्रांसलेट हो। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दी ताकि आप समझ सकें कि ये तीनों थोड़े से डिफरेंट हैं। अल्टीमेटली तो जाहिर सी बात है, जो अल्टीमेट गेम है वो तो यही है कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि इन तीनों को अनपैक करूंगा।
और इन तीनों के हवाले से आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, एग्जाम्पल्स दूंगा, और उसके बाद हम सवाल जवाब के ऊपर जाएंगे। वैसे मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि हम बीच में भी पॉज करके सवाल जवाब अगर कोई इम्पोर्टेंट हो तो अगर आप चैट में डाल दें, अगर आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही है और अभी उसका क्लियर करना ज़रूरी है तो इजहारुल्लाह मुझे स्टॉप करके, इजहारुल्लाह आप चैट पे नज़र रखिएगा, तो आप स्टॉप करके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है? इजहारुल्लाह? ऑल राइट सर, नोटेड। जी जी, मेरी आवाज़ साफ आ रही है सबको? बिल्कुल। ओके गुड। चलें जी, तो अब लेट्स डाइव इनटू कैपिटल फ्लो। बाय द वे, कैपिटल फ्लो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अल्टीमेटली फॉर एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस शीट जो आपके कैपिटल का फ्लो बताती है और आपकी एंड में आपके हाथ में क्या है वो बताती है, वो ही रियल गेम है। पाकिस्तान में आमतौर पे इसको समझा नहीं जाता इस तरीके से जिस तरीके से सिलिकॉन वैली वाले समझते हैं। ठीक है? तो हमारे यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है बनिस्बत बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट में आपकी कंपनी की वैल्यू होती है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपकी कंपनी का प्रॉफिट होता है। बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं होती लेकिन उनकी वैल्यू बहुत हाई होती है। आपको पता है अमेजॉन ने कितने अरसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन कंपनी की वैल्यू कहाँ थी। इवन टेस्ला ने, और क्या कहते हैं, ट्विटर ने। आप इस तरह एग्जाम्पल्स उठा के देखें तो आप पता पड़ेगा कि यार इनके तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये लॉस ही लॉस में जा रहे थे, सालों से लॉस लॉस में जा रहे थे, फिर भी इतनी वैल्यू है कंपनी की। ठीक है? तो वो ये दैट इज द गेम। बैलेंस शीट की बेसिक्स अगेन बहुत ही सिंपल है। कैपिटल इन, आपने पैसे डाले, किसी और ने पैसे डाले, आपने टाइम लगाया, किसी और ने टाइम लगाया, या कोई और चीज दी, किसी ने गाड़ी दे दी, किसी ने जमीन दे दी, वट एवर, दैट इज कैपिटल इन। ये कोई एसेट दे रहा है कंपनी को कि भाई ये लो इस्तेमाल करो। कैपिटल एक्सचेंज, आपने कोई चीज खरीदी, आपने कोई चीज बेची। मिसाल के तौर पे पैसे दे के टाइम खरीद लिया और टाइम खरीद के अपनी प्रोडक्ट बना ली, तो आपने जो प्रोडक्ट बनाई जाहिर है उसकी भी वैल्यू है, तो लिहाजा आपने पैसों को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया, सो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सचेंज। आपने गाड़ी खरीद ली 20 लाख रुपए दे के, अच्छा भाई, तो गाड़ी की भी तो वैल्यू है। तो गाड़ी जब आपने खरीद ली तो वो 20 लाख रुपए खत्म तो नहीं हो गए, खर्च तो नहीं हो गए, उनके बदले में गाड़ी आ गई। हाँ, गाड़ी को बेचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनको कन्वर्ट करने में कैश में टाइम लगेगा, हो सकता है गाड़ी की कीमत बढ़े, हो सकता है गाड़ी की कीमत ना बढ़े या कम हो जाए, वो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। तो बुनियादी तौर पर पैसे आपके पास आए, आपने इन्वेस्ट किए, टाइम एफर्ट जो भी है, उसके बदले में आपने उसको कन्वर्ट किया किसी और चीज़ में, यानी लाख रुपए थे, आपने उसका प्लॉट खरीद लिया एंड सेल इट, 2 साल बाद आपने बेच दिया 2 लाख रुपए में या 3 लाख रुपए में। सो आपका जो मेन गेम है वो ये है। इसके बाद अगर आप ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आपका ऑपरेशनल अगर लॉस हो रहा है तो वो कैपिटल आउट है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो तो ज़ाया हो गया, आपको साल में, साल के एंड में 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो आपके पास जो 10 लाख रुपए रखे थे उसमें से 5 लाख रुपए आपने नुकसान बर्दाश्त किया, अभी भी 5 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, लेकिन वो लॉस हो गया आपका। और लास्ट पॉइंट बैलेंस शीट में या आपके कैपिटल फ्लो में ये कि आपके जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। एक बिल्डिंग है आपके पास, उसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। एक कार है आपके पास, उसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है? आपने कंप्यूटर खरीदे, आपने फर्नीचर खरीदा है, ये सारे पैसे ख़त्म तो नहीं हो गए। हाँ, ये होता है भाई, फर्नीचर को खरीदने के बाद बेचने जाएंगे तो कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे, कौड़ियों के मोल जाएगा। या अगर मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद ली हैं तो जितने की खरीदनी थी उतने की नहीं बिकेंगी। हाँ, अगर गाड़ी खरीदी है तो चांस ये है कि मुझे उतने पैसे तकरीबन मिल जाएंगे वापस, राइट? या अगर मैंने रियल इस्टेट में लगाया तो हो सकता है पैसे डूबे, हो सकता है ना डूबे। भारत, तो अंडरस्टैंडिंग के ये 4 चीजें हो रही हैं आपके पैसे के साथ।
और वो पैसा मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर आ सकता है, जिसमें आप, अब मैं अभी उनकी डिटेल भी बताऊंगा कि वो पैसे को आप मुख्तलिफ फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पैसे से किसी का टाइम खरीदें और टाइम खरीद के कोई चीज़ बना लें, तो आपने उस पैसे के बदले में कोई चीज़ बना ली, एक सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है। या आपने पैसे के बदले में किसी का टाइम खरीदा और उससे बहुत सारी पैंट्स और शर्ट्स बनवा ली, तो वो अब पैंट और शर्ट जब बेचने जाएंगे तो वो आपको पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप करेंसी को यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंज करने के लिए वैल्यू को। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो पैसे आते हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो वो आपके पास आपके एसेट्स जो हैं वो आपकी वैल्यू होती है। और वैल्यू बढ़ती और घटती है डिपेंडिंग कि वो क्या चीज़ है जो आपके पास है, ठीक है। अब आपके बिजनेस की वैल्यू जो है वो उन तमाम एसेट्स का मजमूआ है जो आपके पास है। जो आपके पास कैश है, जो आपके पास बिल्डिंग है, जो आपके पास गाड़ी है, जो आपके पास मशीनें हैं, जो आपके पास सॉफ्टवेयर है, जो आपके पास कस्टमर है, जो आपका नाम है, जो आप, एवरीथिंग कंबाइंड टुगेदर इज द वैल्यू ऑफ योर कंपनी। वो बढ़ रही है या घट रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी इस तरह है कि तीन बुनियादी तौर पर ये की चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। कि बैलेंस शीट में एक चीज़ होती है एसेट्स। एसेट्स का मतलब है कि वो चीज़ें जो आपके पास मौजूद हैं, आपकी हैं, ठीक है। उसमें पैसे भी हो सकते हैं, उसमें इक्विपमेंट भी हो सकता है, उसमें फर्नीचर भी हो सकता है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसमें आपका एक ब्रांड भी हो सकता है जो सारा पाकिस्तान जानता हो। मिसाल के तौर पे कोको कोला के ब्रांड की वैल्यू उसके तमाम एसेट्स जो हार्ड एसेट्स हैं उनसे ज़्यादा है। बिकॉज सारी दुनिया में लोग कोको कोला को जानते हैं, ठीक है। तो एसेट्स जो हैं उनको बुनियादी तौर पर चार मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हैं आप। करंट एसेट्स, ये जिनको शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कह सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कैश या कैश के करीब तरीन है। मिसाल के तौर पे आपके पास बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो आपके करंट एसेट्स हैं, वो लिक्विड है, वो कैश है, ठीक है, शॉर्ट टर्म। अगर आपके पास फर्ज करें कि बिटकॉइंस हैं, एसेट्स हैं, उनकी भी वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन बिटकॉइंस आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, उनको जल्दी से आप पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं जब जरूरत हो। लॉन्ग टर्म एसेट्स वो होते हैं जिनको आप फौरन पैसों में नहीं कन्वर्ट कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने प्लॉट खरीद लिया, बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग है आपके पास, वो लॉन्ग टर्म एसेट है। या आपने मशीनें खरीदनी, वो लॉन्ग टर्म एसेट है, वो आपको ओवर टाइम फायदा देगा, नॉट जस्ट द वेरी नेक्स्ट डे। एक्चुअली लॉन्ग टर्म एसेट्स को अगर जल्दी में बेचने की और उनको करंट एसेट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आमतौर पर नुकसान होगा, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनकी कोई फिजिकल वैल्यू है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको बता रहा था, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, मतलब फिजिकल एसेट्स जिनको आप फिजिकली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। उनकी इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि बैंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल एसेट्स देखे जाते हैं आमतौर पे, खास तौर पे पाकिस्तानी बैंकों में। बाहर के बैंक तो ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन हमारे यहाँ बैंक जो हैं वो प्रीटी मच टेंजिबल एसेट्स को ही कंपनी की वैल्यू मानते हैं। लेकिन कंपनी की वैल्यू इनटेंजिबल एसेट्स में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया, कोको कोला का जो ब्रांड है वो इनटेंजिबल एसेट है, यानी उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, एक ब्रांड है। आप क्या कहेंगे, कहाँ है ब्रांड भाई, वो कोई अलमारी में रखा हुआ है, किसी सेफ में रखा हुआ है? नहीं, एक ब्रांड है, लोग जानते हैं उसको। सो इट इज़ इनटेंजिबल, यानी आप उसको फिजिकली प्रूव नहीं कर सकते कि देखो ये रहा ब्रांड मेरा रखा हुआ इधर। हाँ, ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए उस ब्रांड का जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ दैट वैल्यू। लेकिन जो ब्रांड है वो तो इनटेंजिबल है, ठीक है। सो एसेट्स में जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स आते हैं उसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल भी होते हैं, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी होते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो हार्ड एसेट्स हैं, जिनको बैंक भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई आपके पास हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे आपने सॉफ्टवेयर बनाया, तो वो इनटेंजिबल एसेट है,
वो सॉफ्टवेयर है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बता सकता ऐसे कि भाई इस सॉफ्टवेयर की क्या वैल्यू है। ठीक है, या आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसका आपने पेटेंट लिया हुआ है, अब वो इंटेंजिबल एसेट है, उसकी क्या वैल्यू है वो ऐसे नहीं बता सकते आप। ठीक है, तो ये है एसेट्स। दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज के अंदर यानी जो आपने किसी को देना है, कुछ आपके पास है, कुछ आपको देना है। क्या देना है? किसी से लोन लिया हुआ है बैंक से तो वो उसको देने, जो सप्लायर हैं जिनसे सामान उठाया है उनको पैसे देने, राइट, वो आपकी लाइबिलिटी है, उनको किसी न किसी तरीके से देना है। एम्प्लॉयज़ हैं, उनका क्या कहते हैं टैक्स है, उनकी डिडक्शंस हैं जो आपके पास जमा है, जो आपने गवर्नमेंट को देनी है, या आपने पैसे कलेक्ट किए हैं, सेल्स टैक्स कलेक्ट किया है जो आपने गवर्नमेंट को देना है, अभी दिया नहीं है, तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं, आपको फ़ौरन देनी ही होंगी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी, उसकी मॉर्गेज है, अब वो 20 साल का लोन है तो 20 साल में देना है, दैट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। वो बैंक आपके पास आके नहीं कह रहा कि ला हमें कल दे दो वापस पैसे ना। सो आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं आपके एसेट्स की तरह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, और आपके टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स ये बताते हैं कि आपके हाथ में हार्ड एसेट्स कौन से हैं और सॉफ्ट एसेट्स कौन से हैं। ठीक है, जिनकी रियल फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। एसेट्स में से अगर लाइबिलिटीज को निकालेंगे तो जो नंबर बचेगा, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं और 50 लाख रुपए की लाइबिलिटीज हैं, तो आखिर में जो 50 लाख बचे, दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये शेयर होल्डर के पास वैल्यू है, और यही वैल्यू एक स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर की नंबर 1 उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इस वैल्यू को बढ़ाना है कि ये जो शेयर होल्डर इक्विटी है ये बढ़े। ठीक है, इसी से शेयर होल्डर खुश होगा, इन्वेस्टर खुश होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, उससे आपकी कंपनी जो है उसकी लिए पैसे रेज करना आसान होंगे, एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी, ये गेम आप इसमें मास्टर होने चाहिए अगर आपने अपनी स्टार्टअप को किसी बड़े लेवल पे लेके जाना है। अगर आपकी लाइफस्टाइल स्टार्टअप है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी बड़े इनोवेशन वाली स्टार्टअप करूं और बड़े लेवल पे लेके जाऊं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गेम। स्टार्टअप्स के हवाले से 3 पॉइंट्स आप याद रखें। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी, जो स्टार्टअप को चाहिए वो पहले वक्त और पैसे आप इनिशियल इन्वेस्ट करें, और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है सब की सब। ऑपरेशनल लॉस आपको जहन में रखना चाहिए कि अंटिल द कंपनी बिकम्स प्रॉफिटेबल कि वो क्या है, अगर आपको नहीं पता है। पहले आपको पता होना चाहिए आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी कितनी है, कितनी लगेगी, फिर ये कि आपका ऑपरेशनल लॉस कितना होगा और कितने अरसे होगा, ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। यहीं पर आकर लोग नुकसान उठाते हैं, उनको ये अंदाज़ा नहीं रहता कि यार ये लॉस कितने दिन चलेगा। सो रिजल्ट में होता ये है कि एक दिन आता है कि गाड़ी में से पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, अब सब चीज़ अच्छी तो चल रही है लेकिन अब पेट्रोल नहीं है, अब आगे नहीं जा सकते, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपकी ऑपरेशनल लॉस की क्या प्रोजेक्शन है, क्योंकि वो आपका कैपिटल आपको उसके लिए चाहिए होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए, नहीं तो आप अपनी कंपनी को प्रॉफिट की तरफ नहीं ले जा सकेंगे। और ये तमाम इन्वेस्टमेंट जो इनिशियली आपकी इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, वो उस वक्त तक की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जब तक कि आपकी कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती। एक कंपनी की उसको स्टार्टअप कॉस्ट कहते हैं, इसको कैपिटलाइज करते हैं। सो दैट इज कैपिटल ऑन योर बैलेंस शीट कि आपने ये पैसे डाले। अगर आपके पास वो पैसे नहीं है तो आप कैसे इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाएंगे? ठीक है, तो आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि यार मैं अगर 2 करोड़ रुपए लगेंगे मुझे इस स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल बनाने में, तो वो 2 करोड़ कहाँ से आएंगे, वो आपको पता होना चाहिए, आपके पास उसका प्लान होना चाहिए।
ठीक है ना। तो जब कोई पूछेगा कि भाई आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे भाई दिस इज हाउ आई विल डू इट। एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो क्रिटिकल पार्ट है बैलेंस शीट में वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग दी वैल्यू एप्रिसिएशन। आपकी कंपनी की वैल्यू कैसे बढ़ रही है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। आपका कस्टमर बेस बढ़ेगा तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, आपका क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ेगा तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, आपके पास अच्छे लोग काम करने वाले होंगे तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर फेमस वेल नोन लोग होंगे तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। वट एवर आपका प्रेस के अंदर क्या कहते हैं अपना नाम आ गया आपकी कंपनी का, और उससे पब्लिसिटी आपकी होगी, आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। अंडरस्टैंडिंग कि आपकी कंपनी के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिससे आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, ये एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, टेंजेबल एसेट्स हर कोई समझ सकता है। गाड़ी की क्या कीमत है बाजार में, आज क्या है कल क्या होगी, यू कैन अंडरस्टैंड। इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। इनटेंजिबल एसेट्स की अंडरस्टैंडिंग ही आपकी कंपनी की सक्सेस पे जाएगी। टेंजिबल एसेट्स मार्केट के ऊपर है, उनकी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन मार्केट के ऊपर है, लेकिन जो इनटेंजिबल आप बिल्ड कर रहे हैं उनको समझना और वो कैसे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ये आप जानते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप ये नहीं समझते तो आप एक अंधेरे उसके अंदर जो है ना शॉट लगा रहे हैं, आप एक तीर चला रहे हैं अंधेरे में। ठीक है। नंबर 3, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करते हैं, जो आपकी वैल्यू को कम या ज्यादा करते हैं। और फिर उसके बाद एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी स्ट्रगल ये होनी चाहिए कि यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज द वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। तो ये क्रिटिकल फैक्टर्स हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए टू अंडरस्टैंड दिस। किसी ने हाथ उठाया था थोड़ी देर पहले, मुझे पता नहीं है कि वो आपने इजहारुल्लाह नोट किया है क्वेश्चन या नहीं। ओके जी। द सेकंड पार्ट इज ऑपरेशंस फ्लो, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। सो ऑपरेशंस फ्लो जैसे मैंने कहा था दैट इज थ्रू योर ऑपरेशनल एक्टिविटी, कि आपने कस्टमर से रेवेन्यू लिया, पैसे लिए, ठीक है। अम, कुछ खर्चे हुए आपके, एंड के अंदर आपने हिसाब लगाया यार खर्चे ज़्यादा हुए या रेवेन्यू ज़्यादा हुआ। ठीक है, खर्चे ज़्यादा हुए तो लॉस हो गया, रेवेन्यू ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट हो गया। तो इजी, ये बेसिक है। अब इसमें जो टर्मिनोलॉजी आमतौर पे इस्तेमाल होती है मैं उसको क्विकली डिस्क्राइब कर देता हूँ। पीएनएल के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दो चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए समझना, और इसके साथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये एक सिक्के के दो रुख हैं। तो ये दो सिक्के हैं, इन दो सिक्कों के चार रुख हैं, एक सिक्के के दो और एक सिक्के के दो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है कि वो पैसे जो आप किसी कस्टमर को जो डिलीवर कर रहे हैं उससे डायरेक्टली रिलेटेड हैं, सो दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। मिसाल के तौर पे आप खाना बना के, आपका रेस्टोरेंट है, आप खाना बना के बेच रहे हैं, तो जो खाना बनाने के अंदर इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं, जो खाना पकाने वाले की सैलरी है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। सेल्स होगी, वैसे ज़रूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट भी हो सैलरी के हवाले से, लेकिन खाने के हवाले से सेल होगी तो ये कॉस्ट होगी, नहीं तो अदरवाइज ये कॉस्ट मिनिमल होगी। सेल बढ़ेगी तो आप ज़्यादा खरीदेंगे खाने का सामान पकाने के लिए, सेल कम होगी तो आप कम खरीदेंगे। तो ये डायरेक्ट है, आपकी सेल से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट कॉस्ट मिसाल के तौर पे कि आप जो है वो अम, अपनी दुकान के अंदर लाइटें लगाई हुई हैं आपने, जिसमें लोग मतलब
अब लाइटें लगी हुई हैं, सेल हो रही है या नहीं हो रही है, लाइटें जली हुई हैं, एयर कंडीशन चल रहा है, राइट। सो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, या ओवरहेड्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। या आपकी आपकी सैलरी है, या आपके सेल्स के स्टाफ है, ठीक है। तो ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ये आप सेल्स के साथ अटैच नहीं कर सकते। डायरेक्ट कॉस्ट सेल्स के साथ बढ़ती है, और सेल्स कम होती है तो डायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आमतौर पे सेल के साथ नहीं बढ़ती घटती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहरहाल कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट हो गई, बट नॉट डायरेक्टली। फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट वो है जो आपको हर महीने खर्च करनी है या हर इंटरवल पे देनी है। मिसाल के तौर पर किराया है, ठीक है, हर महीने देना है। वेरिएबल कॉस्ट है जैसे बिजली का बिल, ठीक है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या कहते हैं, अगर डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी सेल से, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है। और अगर वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेट नहीं करती है सेल से, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट एक ही हो, या इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इनके दरमियान डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये चारों अलग अलग चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। उसके बाद जो इनका की पॉइंट है समझने के लिए, वो ये है कि ये इसलिए हिसाब रखा जाता है ताकि हम ये बता सकें कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट हमें कितनी आई है, ठीक है। और हमारे जो ओवरहेड्स हैं वो कहीं आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज सोल्ड, जिसको आमतौर पे कहा जाता है, वैसे लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉग्स कहते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, लेबर आवर्स, सर्विस आवर्स और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये शामिल होते हैं। तो इसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ गुड या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज सोल्ड है। और इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एडमिन एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये नहीं शामिल है। एक्चुअली R&D एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपके ऑपरेशंस में शामिल ही नहीं है। अगर आपकी कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाती है, आपकी कंपनी एक क्या कहते हैं ऐप बनाती है, तो उस ऐप के ऊपर जो काम हो रहा है वो ऑपरेशंस नहीं है। दैट इज पार्ट ऑफ योर कैपिटल एक्टिविटी। आप अपने एसेट को, जो आपका इंटेंजिबल एसेट है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो आपके R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ योर ऑपरेशंस। तो अगर आपने डेवलपर्स हायर किए हुए तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएंगे। ओके तो ये जहन में रखिएगा। ओके सो ये आपकी P&L की टर्मिनोलॉजी है। अब एज ए स्टार्टअप P&L आपका उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होता जब तक कि आपके पास प्रोडक्ट मार्केट फिट इस्टेब्लिश ना हो जाए। यानी आप इनिशियल कस्टमर्स के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लें, उससे पहले जितना भी कुछ काम है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इट इज़ नॉट ऑपरेशंस। आपके ऑपरेशंस इतनी जल्दी आप स्टार्ट कर नहीं सकते जब तक आपको ये ना पता हो कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो बिकेगी और लोग उसको खरीदेंगे, ठीक है। तो उससे पहले सारी की सारी एक्टिविटी कैपिटल एक्टिविटी है। और जब तक कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी तक नहीं पहुंचती, जितना भी लॉस है दैट इज ऑल्सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं से आएगा, जाहिर है, शेयर होल्डर इन्वेस्टर कोई लाके डालेगा तो आगे चलेंगे, नहीं तो आप नहीं पहुंचेंगे, ठीक है। सो जहन में रखें ये बात कि आपके ऑपरेशंस जो हैं वो लेटर स्टार्ट होते हैं। अर्लियर जितनी भी आपकी एक्टिविटी है वो आपकी कैपिटल एक्टिविटी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और आप कैश खर्च करके अपने इनटेंजिबल या टेंजिबल एसेट्स बना रहे हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट P&L के हवाले से कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कॉस्ट को डायरेक्ट रखना और वेरिएबल रखना, ये मेन चीज़ है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मुझे, मेरा रेस्टोरेंट है और मेरे अभी दिन में 10 ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैं अगर एक डिलीवरी के बंदे को रख लूँ और उसको पैसे देना शुरू कर दूँ, तो शायद वो 10 ऑर्डर के ऊपर मेरा बंदे के कॉस्ट जस्टिफाई ना हो अभी ना। और मुझे बंदे की कॉस्ट जस्टिफाई करने के लिए दिन में कम से कम 20 डिलीवरीज आए तो मैं एक बंदे की कॉस्ट को जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा आसान ये है कि किसी दूसरी कंपनी को हायर कर लूँ
कि भाई राइडर लो, अपना राइडर भेजो जब भी ऑर्डर आए, भले थोड़े से पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं शुरू में, ठीक है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो राइडर रख के मैं अपनी फिक्स कॉस्ट बढ़ा रहा था, वो फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी और मेरी कॉस्ट वेरिएबल रहेगी। तो सेल आएगी तो राइडर लेके जाएगा और पैसे लेगा, सेल नहीं आएगी तो राइडर नहीं लेगा पैसे, और मेरा अपना आसानी रहेगी मेरे लिए। सो पे पीपल बेस्ड ऑन आउटकम्स, नॉट ऑन द नंबर ऑफ आवर्स। यानी आपने कहा कि भाई मैंने ये शर्टें बनानी है तो पर पीस पैसे ले लो, अब तुम जो चाहे टाइम लगाओ, जैसे चाहे करो, मटेरियल ये ले जाओ, और अगर तुमने 10 बनाई शर्टें तो 10 के पैसे लेना, और गारमेंट्स में ये बहुत होता है, बेस्ड ऑन आउटकम। ठीक है, अच्छा, इसमें एक्सप्लॉयटेशन भी होती है बाय द वे। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह जो पाकिस्तान के अंदर बेईमानी वाले काम हैं उनके अंदर ना पड़े, सो वी शुडंट बी एक्सप्लॉइटिंग पीपल। लेकिन यू कैन डू दैट इनिशियली इन योर स्टार्टअप बेस्ड ऑन आउटकम्स, कि आपको कैश उसी वक्त खर्च करना पड़े जब आपके पास ऑर्डर हो, आपके पास ऑर्डर नहीं है तो कैश नहीं खर्च करना पड़े। नंबर 2, ऑपरेशंस के अंदर नो योर यूनिट इकोनॉमिक्स। हाउ मच इट रियली कॉस्ट टू डिलीवर 1 यूनिट ऑफ सेल्स। जो भी कुछ आप बेच रहे हैं, आपको असल में कितनी कॉस्ट आ रही है, और अगर आप अभी प्रॉफिटेबल नहीं भी हैं तो क्या आप ये समझते हैं कि फ्यूचर में आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, किस तरह हो जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जितनी जल्दी आप ये पता लगा लेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने बिजनेस में, और आपको पता होगा कि आप किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी तक पहुंचेंगे। लास्ट, कैश फ्लो, मेक इट और ब्रेक इट। कैश फ्लो पैसे के आने जाने का नाम है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी शुरू में कि ऑपरेशंस का काम अगर हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पैसे उतने ही खर्च हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, पैसे अभी नहीं दिए तो काम तो आपने करना है, लेकिन अभी उसके पैसे नहीं है आपके पास, आए नहीं है आपके पास, या आपने सप्लायर से माल उठाया, अभी उसको पेमेंट नहीं की, तो सामान तो आ गया, काम तो आपका चल गया, लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं की है। तो कैश फ्लो हमेशा जो आपकी रियल ऑपरेशन और कैपिटल एक्टिविटी होती है उसमें और कैश फ्लो में थोड़ा गैप होता है, आगे पीछे होते हैं। ठीक है, कभी आपको एडवांस पैसे देने पड़ते हैं, अभी आपकी चीज़ आई नहीं है लेकिन आपने एडवांस पैसे दे दिए। कैश फ्लो की बेसिक बहुत ही सिंपल है, हम में से हर कोई जानता है, सुबह दोपहर शाम, कैश इन हैंड, कैश इन कैश आउट, बस सिंपल इज दैट। और जैसे मैंने कहा, इनकम एक्सपेंस इज नॉट कैश फ्लो। कैश फ्लो इज लिटरली व्हाट डू यू हैव with you right now, what you are getting today, tomorrow, next week, next month, and what you are spending today, tomorrow, or what did you spend last week, the week before. That is cash flow. ठीक है, तो हर रोज का अगर आप करते हैं तो हर रोज आपके पास कुछ इस कैश से स्टार्ट करते हैं, कुछ पैसे खर्च करते हैं, कुछ पैसे आते हैं, एंड के अंदर आपके पास एक बैलेंस आ जाता है पैसों का। एंड जैसे बैंक अकाउंट का बैलेंस होता है, कुछ पैसे डालते हैं, कुछ पैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल। दैट इज व्हाट द कैश फ्लो इज। कैश फ्लो की टर्मिनोलॉजी के अंदर यह समझना जरूरी है कि कैश फ्लो खाली ऑपरेशनल एक्टिविटीज के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी टीम है जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, वो डेवलप आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उनको सैलरी तो देनी है आपने कैश में। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना कि आपकी जो पैसे जा रहे हैं आ रहे हैं उनको आप 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड अप कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऑपरेशंस में कितने पैसे लग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, एक एसेट खरीद लिया, दूसरा खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, क्या कहते हैं अपना फर्नीचर खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया, सो दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, या प्लॉट खरीद लिया। फाइनेंसिंग एक्टिविटी यानी अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी तो आप दे रहे हैं ना, सो दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि आपने जो बोरो किए हैं पैसे उसकी भी कॉस्ट है। तो वो आपने इन 3 चीज़ों को जहन में रखना है। जब आप कैश फ्लो की बात करेंगे तो वो कैश फ्लो कहाँ जा रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जा रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जा रहा है, या फाइनेंस। इसके अलावा कैश फ्लो जिन चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो टर्मिनोलॉजी उसके साथ एसोसिएटेड, उसमें वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये कि आज आपके हाथ में कितना कैश है, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। अभी आपके पास ये है, जो आएगा कैश इन हैंड भी कह सकते हैं हम।
या वो कमिटमेंट्स जिनका आपको पता है कि वो आ जाएंगी, अगले हफ्ते आ जाएंगी, अगले महीने आ जाएंगी। बर्न रेट आपकी, कि आप कितने पैसे हर महीने खर्च कर रहे हैं। तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है उसको अगर आप बर्न रेट से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने रनवे आ जाएगा कि कितने महीने आप आगे चल सकते हैं। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपका बर्न रेट 10 लाख रुपए है महीने का, तो इसका मतलब ये है कि आपका रनवे 10 महीने का है। 10 महीने में ये करोड़ रुपए खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और लिक्विडिटी का मतलब ये है कि भाई जो भी चीज़ें हैं, जो भी एसेट्स हैं, उनमें से लिक्विड कितने हैं या नियर लिक्विड कितने हैं जिनको क्विकली आप क्या कहते हैं अपना कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इनमें सब चीज़ें आपने सुनी हुई होंगी पहले से। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग न्यू फॉर यू गाइज। एज ए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, कैश फ्लो के अंदर आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें एक तो अपने सब कैश एक्सपेंसेस का हिसाब किताब रखना है और ये डिसाइड करना है कि एक्सपेंस जो है वो कैपिटल है या ऑपरेशनल है। फाइनेंशियल हो सकता है अगर आपने बोरो किए हुए हो पैसे। और ये जहन में रखें कि ये कैश फ्लो इनिशियली सारा का सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैसे किस तरीके से एक एसेट में बन रहे हैं, इनकी एसेट कैसे डेवलप हो रही है। ठीक है। एक बिल्डिंग आप बनाने चले जाएं और आपने आधी बिल्डिंग बनाई है और आधी अभी नहीं बनाई है, तो वो आधी बिल्डिंग की कोई हकीकत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि आप उस बिल्डिंग को पूरा ना बना लें। तो आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा पूरा सॉफ्टवेयर, पूरी ऐप या प्रोडक्ट जो कुछ भी आप बना रहे हैं वो पूरी कैसे बनेगी, और ये जो एक्सपेंसेस जा रहे हैं, ये कैश जो जा रहा है, उससे वो एसेट कैसे बिल्ड हो रहे हैं। 4 चीज़ें क्रिटिकल हैं कैश फ्लो के हवाले से एक एंटरप्रेन्योर के लिए। ऑलवेज नो योर बर्न रेट, योर लिक्विडिटी एंड योर रनवे। आपको हर वक्त पता होना चाहिए कि 3 महीने जिंदा रहेगी कंपनी, 5 महीने रहेगी, 10 महीने रहेगी, 1 महीने रहेगी, और उसी के हिसाब से अपने बर्न रेट को आप कंट्रोल करने की कोशिश करें कि आपका रनवे बढ़े। नंबर 2, जितने कैपिटल एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसका यकीन रखें कि वो आपके वैल्यू बढ़ा रही है। उन चीजों में पैसे बिल्कुल ना लगाएं जो आपकी कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ा रहे। ठीक है। नंबर 3, equity can be used in place of cash but use it for capital investment। आप इक्विटी दे सकते हैं लोगों को, मिसाल के तौर पे बहुत अच्छा प्रोग्रामर है, सैलरी नहीं दे सकते, आपने इक्विटी दे के उसको अपने साथ अपनी डेवलपमेंट टीम में रख लिया, तो आपने कैश के बजाय उसको इक्विटी दी। ठीक है। लेकिन कोशिश ये करें कि इक्विटी जो दें वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए दें, ऑपरेशंस के लिए ना दें। क्योंकि ऑपरेशंस के अंदर जब आप इक्विटी देना शुरू कर देंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। और नंबर 4, इक्विटी को परसेंटेजेस में ना दें, कैश की टर्म्स ऑफ कैश दें। मिसाल के तौर पे मैं आपको 1 लाख रुपए की इक्विटी दे रहा हूँ, जो कंपनी की हमारी टारगेट वैल्यू है उसमें से 1 लाख रुपए की आपको, या 2 लाख रुपए की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने वैल्यू ही तो ट्रैक करनी है। मेरे पास एक कंपनी का 100% शेयर हो और उस कंपनी की वैल्यू 0 हो, तो उन शेयर की क्या वैल्यू होगी? 0। और मैं किसी कंपनी का एक शेयर हो मेरे पास और उसकी कीमत लाख रुपए हो, तो वो एक शेयर जो है वो लाख रुपए का होगा। ठीक है। और वो एक शेयर हो सकता है 0.01% हो कंपनी का, इट डजेंट मैटर, उसकी लाख रुपए वैल्यू है। सो ऑलवेज गिव इक्विटी इन टर्म्स ऑफ कैश, नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। ओके। लास्ट पार्ट इसका, financial statements represents 3 types of financial flows: capital, cash and operational. If you are not increasing the shareholder value, you are losing the battle. For tech startups, the game is on balance sheet, not profit and loss. Learn more about finances even if it is boring for you. मेरे लिए बहुत ही बोरिंग था, मैंने बड़ी मेहनत की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने की और बहुत एफर्ट लगाई। आज की जो वीडियो है इसको एक दफ़ा और देखें, क्योंकि एक दफ़ा में नहीं समझ में आएंगी ये चीज़ें, एंड देन मे बी आफ्टर सेकेंड टाइम यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। 3 चीज़ें आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं जो आप नेक्स्ट कर सकते हैं।
इंटरनेट पे जाके किसी भी 3 सैंपल बैलेंस शीट P&L कैश फ्लो को देख लें, जस्ट फॉर यू टू गेट फेमिलियराइज विद द स्टेटमेंट्स, और आपको अब बेहतर समझ में आएंगे। नंबर 2, प्रिपेयर योर सैंपल बैलेंस शीट P&L एंड कैश फ्लो, अपना खुद का, अपनी कंपनी का, अपनी स्टार्टअप का ज़रूर बनाएं तीनों स्टेटमेंट्स। एंड नंबर 3, स्पेंड 2 आवर्स ऑन ChatGPT एक्सप्लोरिंग ईच ऑफ द टर्म्स यू लर्न टुडे। आज जितनी भी चीज़ें जाके उससे पूछें, मुझे समझाओ ये कैसे है, ये कैसे है। उर्दू में बात करें ChatGPT से, उर्दू में ही जवाब देते हैं, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आज जो आपने समझा है, थोड़ा बहुत मैं समझा पाया हूँ, आप उसको ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। सो विद दैट आई एम डन विद माई प्रेजेंटेशन, और हम Q&A के अंदर आ सकते हैं।